सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 के गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य। इस पाठ का हमने आधा पाठ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि है ना आहार और पोषण और ये स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, भोजन के क्या कार्य है, भोजन हमें क्या क्या कार्य हमारे शरीर में करता है, और वृहद पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, वसा के बारे में पढ़ा, जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते। और आज हम सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो विद्यार्थियों, ये आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जिसका आंसर आपको बताना है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर दोगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ऐसे अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो भोजन में अल्प मात्रा में रहते हैं पर शरीर के लिए आवश्यक है। ये पोषक तत्व क्या होते हैं कि भोजन में अल्प मात्रा में रहते हैं परंतु शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। खनिज, विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। यदि ये सूक्ष्म पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं खाए जाए तो कुछ रोग होने की संभावना हो जाती है। खनिज तथा विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो आपको पूछे कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है खनिज और कुछ विटामिन, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों का अध्ययन करें। पहला है विटामिन। हमारे शरीर में विटामिन अति अल्प मात्रा में रहते हैं, पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर के सभी मुख्य कार्यों में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वसा घुलनशील और फिर है पानी में घुलनशील। तो वसा घुलनशील यानी जो वसा में घुलते हैं, जैसे कि ADEK। तो आपको ऐसे याद रखना ADEK। तो ये विटामिन है वो कहाँ घुलते हैं? वसा में। यानी जो भी आप चिकनी चीज़ खाते हो तो आपके शरीर में चिकनाहट जाएगी। ठीक है, और फिर जो ऐसे खाद्य पदार्थ आप खा रहे हो जिसमें ADEK नामक विटामिन है, तो फिर वो आपके शरीर में वसा नामक तत्वों में घुलकर और आपके शरीर में वो कार्य करेगा। पानी में घुलनशील B और C। ये B और C वैसे विटामिन हैं जो पानी में घुल जाते हैं। आइए अब इन विटामिनों के कार्यों तथा स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि हमें इसके कार्य का क्या है और ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिनों के कार्य स्रोत। तो पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे। तो पहला है इसमें विटामिन A। तो कार्य नेत्रों के उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। यह हमारी त्वचा, नाक, मुंह, गले, आँख, कान, फेफड़े और अन्य अंगों के अंदर की परत को स्वस्थ रखता है। स्रोत यानी कहाँ से प्राप्त होता है? जिगर, अंडा, मछली का तेल, दूध, दूध के उत्पाद, हरे पत्तेदार सब्जी जैसे कि पालक, मेथी आदि, पीले लाल फल और सब्जी जैसे कि पपीता, संतरा, गाजर, काशीफल, आम आदि। इनसे हमें विटामिन A प्राप्त होता है। और ये क्या कार्य करता है? हमारे नेत्रों के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी त्वचा, नाक, मुंह, गले, आँख, कान, फेफड़े और अन्य अंगों की अंदर की परत को ये स्वस्थ बनाए रखता है। अगला है विटामिन D। तो विटामिन D जो है वो हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में अत्यावश्यक है। कैल्शियम और फास्फोरस का शरीर में उपयोग और अवशोषण करने में मदद करता है। यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यह है सूरज की रोशनी से त्वचा द्वारा निर्मित होता है। अंडे, जिगर, मछली का तेल, दूध, मक्खन भी अच्छा स्रोत है। रिफाइंड तेल और घी जो कि विटामिन D मिश्रित हो। कुछ रिफाइंड तेल आते हैं और घी होता है जो कि विटामिन D मिश्रित होता है। अगला है विटामिन E। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ तत्वों को नष्ट होने से बचाता है। सभी अनाज, दालों और वनस्पति तेलों में विटामिन E पाया जाता है। विटामिन K चोट लगने पर रक्त को जमाने में मदद करता है। कौन करता है? ये विटामिन K। कि जब भी चोट लग जाती है तो आपके रक्त का थक्का जमता है, तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन K कार्य करता है। आंतों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। ये इसका स्रोत क्या है कि आंतों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके द्वारा निर्मित होता है विटामिन K। हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडे और जिगर में भी पाया जाता है। अब है जल में घुलनशील विटामिन के कार्य तथा स्रोत। अभी हमने वसा घुलनशील विटामिन पढ़ा जो कि ADEK था। ठीक है, अब हम जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनके कार्य क्या है और कौन कौन से होते हैं और ये इसके स्रोत क्या है। तो हमने देखा विटामिन B और C ऐसे हैं जो कि पानी में घुलते हैं। पहला हम देखते हैं विटामिन B। तो विटामिन B है, ये कॉम्प्लेक्स है। कुल 8 विटामिनों से मिलकर विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जैसे कि थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, नाइसिन आदि। इनके कार्य क्या क्या है? तो कार्य में हम देखेंगे तो इसके कार्य है कि ये शरीर में शर्करा के उपयोग में सहायक होता है। स्नायु,
संस्थान के सामान्य काम करने में मदद करते हैं। उचित व द्वि के लिए आवश्यक है, यानी उचित और अच्छी वृद्धि के लिए, ये उचित और अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर के अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करते हैं। रक्त में लाल कोशिकाओं को बनाने में मदद करते हैं। भूख बढ़ने में, भोजन के पाचन में भी मदद करते हैं। स्रोत क्या क्या है, ये जिगर है, मुर्गा है, मांस है, मछली है, अंडे है, साबुत अनाज है, दालें है, हरे पत्तेदार सब्जियां और दूध में पाया जाता है। अगला है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है ये कहाँ से, ये इसके कार्य क्या है, तो ये है ऐसे तत्व के निर्माण में सहायक होता है जिनसे तंतु और कोशिकाएं जुड़कर रहती है। दूसरा है मजबूत दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायक है। शरीर में अन्य पोषक तत्वों के उपयोग में मदद करता है। रोग के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता में मदद करता है। कहाँ से प्राप्त होता है ये, तो रसदार फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद आदि से। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, अंकुरित दालें जैसे कि चना, तो यहाँ से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। अब ये कुछ पाठागत प्रश्न दे रखे हैं जो आपको करना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से है ना, आपको इनमें से बताना कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के और के को निम्नलिखित से वर्गीकृत कीजिए। तो आपको इसमें जल घुलनशील विटामिन और वर्षा घुलनशील विटामिन के बारे में लिखना है ना। ये सब हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं, तो आपको यहाँ करके बताना है। बताइए निम्नलिखित कथन सही है तो गलत कथन को सही करके लिखें, तो ये भी आपको करना है। अगला है खनिज लवण। तो अगला पोषक तत्व कौन सा है, खनिज लवण। ये भी सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो इसको हम मिनरल्स भी कहते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में हम। संपूर्ण शारीरिक तंतुओं में खनिज बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं, परंतु ये शरीर को बनाए रखने और अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक है। कुल 19 खनिज लवण ऐसे हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए विभिन्न मात्राओं में आवश्यक होते हैं। तो कुल कितने खनिज है, 19 खनिज लवण ऐसे हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए और विभिन्न मात्रा में जरूरी होते हैं। आइए अब कुछ खनिजों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो पहला है कैल्शियम। कैल्शियम और फास्फोरस हमें दूध, दही, हरे पत्तेदार सब्जियां, रागी, तेल, दालें और बीजों से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो कैल्शियम कहाँ से मिलता है हमें, दूध है, दही है, हरे पत्तेदार सब्जियां है, रागी, तेल, दालें है, बीजों से प्राप्त मात्रा में, यानी बहुत अच्छी सी मात्रा में ही हमें उपलब्ध हो जाता है। अन्य भोज्य पदार्थ भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम प्रदान करते हैं। कैल्शियम का मुख्य कार्य दांतों तथा हड्डियों को बनाने का है, तो ये दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम की कमी से शरीर में हड्डियों की वृद्धि कम हो जाती है। इसका असर खास तौर पर बच्चों व बुजुर्गों पर पड़ता है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। तो अगर पूछा जाए कि कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको बताना है ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डी कमजोर हो जाती है तो जल्दी टूटने की संभावना होती है। मांसपेशियों की गतिशीलता तथा रक्त जमाव के लिए भी कैल्शियम आवश्यक है। हड्डी बनाने, रक्त जमाव तथा मांसपेशियों की गतिशीलता के लिए कैल्शियम अनिवार्य है। अब है लौह तत्व यानी कि आयरन। तो लौह तत्व में है कि शरीर को लौह तत्व बहुत ही अल्प मात्रा में चाहिए। यह हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक भाग है। हीमोग्लोबिन रक्त की लाल कोशिकाओं में रहता है तथा रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन, ये लौह तत्व क्या करता है, हमारे शरीर में जाके हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन है जो हमारे शरीर में जो है रक्त का कार्य करता है, रक्त बनता है। और ये रक्त क्या करता है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करता है ना। तो जो रक्त है या हीमोग्लोबिन है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन रक्त की लाल कोशिकाओं में रहता है तथा रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। साबुत अनाज व दालें हमारे शरीर को लौह तत्व प्रदान करती है। हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडे के पीले भाग से, जिगर और मांस से भी लौह तत्व प्राप्त होता है। हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा भाग, विशेषकर महिलाएं एवं बच्चे, लौह तत्व की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया से ग्रसित है। तो आपको पूछा जाए कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। अधिकतर किन में पाया जाता है, ये बच्चों में और विशेषकर महिलाओं में और बच्चों में पाया जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि लोग लौह तत्वयुक्त भोजन नहीं करते, लेकिन हमारे भोजन में ऑक्जिलेट और फाइटेट होने से लौह तत्वों का प्रयोग व संचार शरीर में कम हो जाता है। विटामिन सी और प्रोटीन लौह तत्वों के संचार और उपयोग में सहायक होते हैं। ऑक्जिलेट और फाइटेट को बाधक तत्व कहा जाता है, यानी ये क्या करते हैं, ये तत्वों में बाधक उत्पन्न करते हैं। जो भी कुछ तत्व बन रहा होता है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। जबकि प्रोटीन और
विटामिन सी को सहायक तत्व कहा जाता है, तो ये लौह तत्वों को बनाने में सहायता उत्पन्न भी करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बच्चों और महिलाओं को रक्त की कमी से मुक्ति पाने के लिए लौह गोलियां वितरित करते हैं, यानी जिसको हम आयरन की गोलियां कहते हैं, वो जो है स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों और महिलाओं में और किशोरियों को दिया जाता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लौह तत्व अति आवश्यक है, तो आपको पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व जरूरी है, तो आपको बताना है लौह तत्व। अब है आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, किस तरह के हमारे कार्य करता है आयोडीन हमारे शरीर में, तो हम देखते हैं आयोडीन। आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के लिए आयोडीन एक आवश्यक तत्व है। थायरॉक्सिन से शरीर के बहुत से कार्य संपन्न होने में मदद मिलती है। पानी और भोजन आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं। केवल कुछ पौधे आयोडीन से भरपूर होते हैं और हमें अच्छी मात्रा में आयोडीन देते हैं। समुद्री भोजन भी आयोडीन से भरपूर होते हैं, क्योंकि समुद्र में नमक होता है तो उसमें आयोडीन होता है, ठीक है। तो समुद्र से प्राप्त होने जो भी भोजन है वो भी आयोडीन से भरपूर होते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा या गर्दन की अतिवर्धी नामक रोग हो जाता है, तो आपको पूछा जाए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है घेंगा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से बच्चों में मानसिक मंदता की भी हो जाते हैं। बच्चे मानसिक मंदता यानी मानसिक रूप से वो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। भारतवर्ष के अनेक भागों के निवास इस अभाव से प्रभावित पाए जाते हैं। अनेक भागों के जो निवासी है वो इस रोग से प्रभावित पाए जाते हैं, उनको आयोडीन की कमी होती है। अभिवर्धन विकास के लिए आयोडीन आवश्यक है, यानी बच्चों की अभिवर्धन, बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की शारीरिक गतिविधियों के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए आयोडीन बहुत ही जरूरी है। घेंगा से बचने के लिए हमें अपने प्रतिदिन के आहार में आयोडीन के स्रोतों का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आपको घेंगा रोग से बचना है तो आपके रोज के आहार में आयोडीन युक्त नमक का आपको प्रयोग करना है, या आयोडीन युक्त आपको आहार खाना है। साधारण नमक के स्थान पर हमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग प्रतिदिन अपने आहार में करना चाहिए। कुछ भोज्य पदार्थों जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, गाजर, भिंडी, तिलहन में एक गाइट्रोजन नामक तत्व निहित होता है, जो थायरॉक्सिन के बनने और उनके उपयोग में बाधक होते हैं। यह गाइट्रोजन भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है, अतः ऊपर बताई गई भोज्य सामग्री खाने से पहले पका लेनी चाहिए। नहीं, आपको कभी भी पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मूली, गाजर, भिंडी, तिलहन, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा नहीं खाना है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है थायरॉक्सिन के बनने में क्या करती है, ये बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है, क्योंकि ये बाधक है और ये गाइट्रोजन भोजन पकाते समय नष्ट हो जाती है। गाइट्रोजन नामक तत्व का ये तत्व बनाता है। तो गाइट्रोजन क्या करता है, जब भोजन पकाते हैं तो गाइट्रोजन नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें ये जो चीज़ें हैं जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, गाजर, भिंडी, तिलहन, इनको हमें हमेशा पकाकर ही खाना चाहिए। अब ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, जो है साधारण नमक या आयोडीन युक्त नमक में क्या अंतर है, कैल्शियम की क्या महत्ता है, कैल्शियम क्यों जरूरी है, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके इस लेसन में ही दे रखे हैं। जो भी हमने भी पॉइंट पढ़ा है, जैसे हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है, तो इसमें आएगा कि आपको लौह तत्व खाना जरूरी है, ठीक है। हमारे शरीर में हड्डियाँ किस खनिज लवण से बनती है, तो ये कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें लिखना है। अब है पानी, तो पानी किस तरह से कार्य करता है। देखो, पानी कोई पोषक तत्व नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। पानी हमारे शरीर का मुख्य पोषक तत्व है, लेकिन ये पोषक तत्व की श्रेणी में आता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पोषक तत्व ही माना जाता है। शरीर का 2/3 भाग पानी से होता है। भोजन के बिना गुजारा हो सकता है, किंतु पानी के बिना नहीं। ये हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तथा अंगों के संतंतुओं में पाया जाता है। ये तंतुओं और अंगों को चारों ओर से संरक्षण देने, उनकी आघातों से रक्षा करता है, यानी तंतुओं है हमारे शरीर में, कोशिकाएं है और जो अंग है, इसको चारों तरफ से संरक्षण देता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है, और अन्य आघातों यानी चोट से आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। पानी की सहायता से पोषक तत्व पाचन, यानी जो पानी की सहायता होती है, तो जो भी पोषक तत्व होते हैं वो पाचन में, अवशोषण तथा संवहन की क्रिया द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। पानी की सहायता से अनावश्यक तत्वों का मूत्र के रूप में निष्कासन होता है तथा पसीने के निष्कासन से शरीर का तापमान संतुलन बना रहता है। तो पानी पीने से क्या होता है कि पानी जो है हमारे शरीर में जो अनावश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो उसको क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल सकता है, और साथ में हमारे शरीर के तापमान को उचित बनाए रखने में भी हमारी मदद करता है। साधारणतः हमें प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी हमें दूध, छाछ या फलों के रस के रूप में भी मिल जाता है। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है। अब ये कुछ सारणी दे रखी है, सारणी में ये बता रखा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अनुमोदित भारत के लिए निर्धारित आहार तालिका, यानी कि भारत में
किस किस को कितनी आहार तालिका के अनुसार हमें कौन सा जो पोषक तत्व कितना मात्रा में कितनी ग्राम में लेना चाहिए। जैसे कि कार्य के अनुसार वितरण दे रखा है कि पुरुष है तो हल्का कार्य, मध्यम कार्य, भारी कार्य अगर वो करता है तो उसको शरीर की भार कितना, अगर 60 किलो है तो उसको कुल ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। कैलोरी के अंदर अलग अलग कार्य के अकॉर्डिंग बताया गया है। उसको प्रोटीन कितना लेना चाहिए, वसा कितनी लेनी चाहिए, कैल्शियम कितना लेना चाहिए और लोह तत्व कितना लेना चाहिए, विटामिन ए, रेटिनॉल, म्यूजियम और कैरोटीन म्यूजियम, तो ये उसको कितनी मात्रा में उसको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो ये सारणी है, तो इसको आप आराम से देख सकते हो अपने पाठ्य पुस्तक से। अब है पोषक तत्वों की आवश्यकता, यानी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है वो हमें देखना है। अब हम समझ चुके हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी पोषक तत्वों की शरीर को आवश्यकता होती है, पर पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमें कितना भोजन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की पोषण या पोषक तत्वों की आवश्यकता की मात्रा अलग अलग बातों पर निर्भर करती है। आइए हम उनके बारे में समझें। पोषक तत्वों की मात्रा पर निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ता है। तो देखो, पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो अलग अलग बातों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन सी बातें हमें देखनी है। पहला है आयु, लंबाई या भार, लिंग, जलवायु, स्वास्थ्य, व्यवसाय, शारीरिक दशा। तो इनके आधार पर पोषक तत्व भी इनको अलग अलग चाहिए होते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने पर्याप्त अनुसंधान के पश्चात विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित की है। तालिका 4.4 निर्धारित दैनिक आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को दर्शाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति को भारी कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि वो जल्दी थकता नहीं है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, मान लो एक मजदूरी का कार्य करता है, बेलदारी का काम करता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा शरीर श्रम करेगा। इसी तरह एक किसान है तो वो भी ज़्यादा परिश्रम करता है, तो उसको भी ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। जबकि एक ऑफिस का कार्य करने वाला जो पूरे दिन में बैठे बैठे या कुर्सी पर बैठ के सारा कार्य करता है, ठीक है, कंप्यूटर पर कार्य करने वाला, तो उसको कम कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्त्री और पुरुष तथा उनकी शारीरिक स्थिति, स्वस्थ अवस्था या बीमार अवस्था पर भी ऊर्जा की आवश्यक मात्रा निर्भर करती है। गर्भावस्था और दूध पिलाने वाली माताओं, लड़कियों तथा पुरुष व स्त्री के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा में अंतर पर आपने ध्यान दिया होगा। अगर आप ध्यान से तालिका देखें तो आप शिशुओं, स्कूल पूर्व की आयु के बच्चों, स्कूली बच्चों, किशोर और वयस्क सभी के लिए एक निर्धारित आवश्यक ऊर्जा की मात्रा देखेंगे। वयस्क लोगों में कार्य की प्रकृति के आधार पर ऊर्जा की आवश्यक मात्रा भिन्न भिन्न होती है। गर्भावस्था और दुग्धावस्था, यानी गर्भावस्था के दौरान ये जो दूध पिलाने वाली माता है वो के समय आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अलग बताई गई है। व्यक्ति विभिन्नताओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप भी पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा निर्धारित की जाती है। यानी जो दूध पिलाने वाली माता होती है, गर्भस्थ अवस्था वाली माता होती है, उनको पोषक तत्वों की और ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तित्व भिन्नता वाले होते हैं, कुछ अलग अलग शारीरिक आकार वाले लोग होते हैं, ठीक है, और उनकी शारीरिक आवश्यकताएं भी भिन्न होती है, तो उस आधार पर भी उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न हो सकती है। अब ये कुछ पाठागत प्रश्न दे रखे हैं जिनको आपने देखना है। आहार, पोषण तथा स्वास्थ्य में संबंध, परस्पर संबंध, यानी आहार, पोषण तथा स्वास्थ्य में परस्पर क्या संबंध है वो हम देखेंगे। तो आहार, पोषण और स्वास्थ्य में परस्पर क्या संबंध होता है, इससे पहले हम थोड़ा इन क्वेश्चनों को एक बार देख ही लेते हैं ना। इसमें यह है कि आहार एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है और वह क्या होता है कि शरीर में अवशोषण होता है। तो इसका आंसर आएगा कि बी, कि वह शरीर में अवशोषण होता है। फिर है वृहद पोषक तत्व है शर्करा, वसा और इसमें आएगा प्रोटीन। क्या आएगा इसमें? प्रोटीन। तो वृहद पोषक तत्व प्रोटीन है। सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व में अभी हमने पढ़ा विटामिन और खनिज, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है। पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न होती है, तो ये तो अभी हमने पढ़ा ही था, ठीक है। अगला है आहार, पोषण तथा स्वास्थ्य में परस्पर संबंध, यानी आहार, पोषण और स्वास्थ्य में आपस में क्या संबंध है। तो हमने देखा कि अगर हम अच्छा आहार खाएंगे तो हमें अच्छा पोषण मिलेगा और अच्छा पोषण मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इनमें इस तरह से इनमें आपस में बहुत संबंध, परस्पर आपस में ही संबंध है, यानी एक दूसरे में ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमने आहार अच्छा नहीं लिया तो हमें अच्छा पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और अच्छा पोषण नहीं मिला तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। इस पाठ के आरंभ में आपने आहार व भोजन के अर्थ एवं कार्यों के बारे में सीखा। आपने स्वास्थ्य की परिभाषा भी पहले पाठ में पढ़ी है। आइए हम पोषण के बारे में विस्तार से पढ़ें। हम समझे कि आहार तथा पोषण किस प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित है। पोषण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन केंद्र बिंदु है। पोषण की सबसे सरल परिभाषा, यानी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन क्या है? केंद्र बिंदु, यानी हम खाएंगे तो ही हमें क्या मिलेगा? पोषण। तो इसकी परिभाषा क्या ले सकते हैं? मुख में प्रवेश करने के बाद
मुख में प्रवेश करने के बाद भोजन पर किया गया अध्ययन। पोषण की औपचारिक परिभाषा इस प्रकार है, ऐसी प्रक्रिया का अध्ययन जिसमें जीव अपनी वृद्धि, विकास व शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण कर उसे सही ढंग से उपयोग में लाते हैं। तो पोषण क्या है कि वह प्रक्रिया है या ऐसी प्रक्रिया का अध्ययन जिसमें जीव अपनी वृद्धि, विकास व शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण कर उसे सही ढंग से उपयोग में लाते हैं। सभी भोज्य पदार्थों में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन में उपस्थित ये आवश्यक तत्व ही पोषण तत्व कहलाते हैं। अब देखो, आहार, स्वास्थ्य, पोषण, ये आपस में तीनों क्या है, परस्पर संबंधित है। ये पोषण तत्व शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं, जैसे कि वृद्धि में, अंगों के संरक्षण में, रोग के प्रति संरक्षण में। तो पोषण तत्व हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, संरक्षण करता है और रोग के प्रति संरक्षण भी करता है। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके द्वारा प्रयुक्त भोजन के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के वृद्धि व विकास के लिए तथा स्वास्थ्य जीवन के लिए अच्छा पोषण अनिवार्य है। जब कोई व्यक्ति सही भोजन नहीं करता तो शरीर का सामान्य विकास नहीं होता, शरीर के कुछ अवयवों में कुछ बीमारी की भी आशंका रहती है। कुपोषण से मानसिक व सामाजिक दोनों ही विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो कुपोषण से क्या होता है, यानी कुपोषण यानी जिसमें पोषक तत्व अच्छे से प्राप्त नहीं हुआ हो, पोषक तत्व की कमी हो, तो इससे आपके मानसिक और व्यक्तिगत सामाजिक दोनों ही विकास पर प्रभाव पड़ेगा। यानी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो समाज में अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाएगा। सही पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक, पूर्व अपेक्षित है, यानी वो पूर्व में अपेक्षित है। पहले से अपेक्षा में करते हैं, पहले से हम इच्छा रखते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो हमें अच्छा पोषण भी लेना होगा। अब है पाठागत प्रश्न 4.6। तो आपको इसमें देखना है कि आशा है आपको आहार के बारे में या आहार के कार्यों के बारे में पढ़ने से मजा आया होगा। इस अभ्यास को पढ़ने में कई नए शब्द आए होंगे। आइए देखें कि आपको इनको कितना समझा है। नीचे कुछ शब्द उनके संभवतः अर्थ दिए गए हैं, जो अर्थ सबसे नजदीक हो वह चुने। सही उत्तर पाठ के अंत में जांच कर सकते हैं। पोषक का मतलब क्या होता है, तो पोषक का मतलब होता है जीवन में विकास के लिए आवश्यक तत्व। भोज्य पदार्थ, तो भोज्य पदार्थ का यानी होता है वह जैसे कि खाने योग्य, भोज्य पदार्थ का मतलब वह जो खाने योग्य हो। पाचन खाद्य पदार्थ को शरीर द्वारा प्रयुक्त तत्व में बदलने की क्रिया कहलाती है पाचन। यानी जो हमने खाया खाद्य पदार्थ जो भी है वो खाने के बाद शरीर द्वारा उसको किस में बदला गया, हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व चाहिए उसमें उसको बदला गया। अब है वृहत पोषक तत्व। तो वृहत पोषक तत्व वो होते हैं जो अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व ही क्या कहलाते हैं, वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इसमें आएगा डी। फलियां किसके अंतर्गत आती है, फलियां दालों के अंतर्गत आती है। तो विद्यार्थियों ये थे आपके प्रश्न। अब ये आपने क्या सीखा, तो यहाँ पर इस पाठ को पूरा शॉर्ट में बता रखा है कि जैसे कि आहार के कार्य क्या क्या है, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक। शारीरिक में भी पोषक तत्व है, फिर उसके कार्य है ऊर्जा देना, शरीर निर्माण करना, संरक्षण नियमित करना। फिर शरीर निर्माण में भी क्या आएगा कि वृहत पोषक तत्व कौन से है, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से है। फिर है वृहत में मुख्य कार्य क्या क्या है, शर्करा, वसा, प्रोटीन, उनके कार्य दे रखे। फिर मुख्य कार्य क्या क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व के, वो दे रखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पाठ की समरी देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आपने से ध्यान से इसको पढ़ा होगा और देखा होगा वीडियो को, और आप भी अपने पाठ्य पुस्तक से इस लेसन को पढ़ें। और साथ में आपका जो भी साथी है जो आपके साथ इस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, जो उनका विषय गृह विज्ञान है, ठीक है, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने अच्छे से इसके ज्ञान को ग्रहण किया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा और ज़्यादा मोटिवेशन बढ़े और हम और अच्छे से वीडियो आपके लिए लेकर आए। धन्यवाद।